हेलो एवरीवन, मेरा आयुर्वेद चैनल पर फिर से स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पर हम बिलाल रिसर्च बुक की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 12 क्लिनिकल रिसर्च हमने स्टार्ट कर दिया था और पेज 201 तक कंप्लीट कर दिया था। अब आज से हम शुरू करेंगे 202 पेज से। इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। तो जो हमारे 5 टाइप हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद जो 6th टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, वो हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हम करते हैं तो क्या कैसे, मतलब कितने टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। फेज़ है इसमें प्री क्लिनिकल, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो ये सारी चीज़ हम जो फेजेस हैं वो भी हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्री क्लिनिकल स्टडी। इट इन्वॉल्व्स इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब और सेल कल्चर, एंड इन विवो मतलब एनिमल एक्सपेरिमेंट यूजिंग wide range doses of study drug to obtain preliminary efficacy, toxicity and pharmacokinetic information। तो याद रखिए, प्री क्लिनिकल स्टडी होगी हमारी इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब या सेल कल्चर पे, या फिर इन विवो मतलब एनिमल एक्सपेरिमेंट होंगे। और इसमें जो डोज अगर दी जाती है तो वो क्या चेक करती है, हमारी एफिकेसी, टॉक्सिसिटी एंड फार्मेकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा कि प्री क्लिनिकल स्टडी में आप क्या चेक करते हैं, तो एफिकेसी, टॉक्सिसिटी एंड फार्मेकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन। सिर्फ प्री क्लिनिकल ही नहीं, सारे फेजेस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैंने रेड कलर में मार्क करा हुआ है उसको आप भी मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से रट लीजिएगा। बिल्कुल याद रखनी है ये चीज़ एग्जाम के लिए। फिर आता है फेज़ 0। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन माइक्रो डोजिंग स्टडी। मतलब ह्यूमन को अगर आप थोड़ी सी डोज देंगे, माइक्रो डोज देंगे अपने ड्रग की, तो वो होता है हमारा फेज़ 0 में। इसमें देखिए डोजेज ऑफ द स्टडी ड्रग टू अ स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 10 to 15 हम सब्जेक्ट लेंगे इसमें अपना, टू गैदर प्रिलिमिनरी डाटा ऑन एजेंट्स फार्मेकोकाइनेटिक। इसमें भी फार्मेकोकाइनेटिक देखेंगे और स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इसमें 10 से 15 हम अपने सब्जेक्ट लेंगे। प्राइमरी गोल ऑफ फेज 0 ट्रायल इज फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक। देखिए ऊपर फार्मेकोकाइनेटिक था लेकिन नीचे डायनेमिक भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक भी जो है हमारा फेज 0 में देखा जाएगा। फिर लास्ट लाइन देखिए, इट गिव्स नो डाटा ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग। तो फेज 0 में हम क्या देखेंगे, फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक, और इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे हमारे 10 से 15। फिर फेज़ 1 देखिए, ह्यूमन फार्मेकोलॉजी। इन दिस फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल द रिसर्चर टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ड्रग ऑन ट्रीटमेंट ऑन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ 20 to 100 हेल्दी वॉलेंटियर्स लेने। इसमें याद रखिए सिक पेशेंट नहीं लेने, इसमें 20 से 100 हमारे हेल्दी वॉलेंटियर्स होने चाहिए। इसमें सेफ्टी मतलब फार्मेकोविजिलेंस, फार्मेकोकाइनेटिक, टॉलरेबिलिटी, फार्मेकोडायनेमिक, ये सारी चीज़ें, और सेफ डोजेज रेंज जो है हमारी चीज़ें देखी जाएंगी। मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 5 चीज़ें जो हैं इसमें देखेंगे। सेफ्टी, फार्मेकोकाइनेटिक, टॉलरेबिलिटी, फार्मेकोडायनेमिक एंड सेफ डोसेज रेंज। तो याद रखिए 20 से हमारे 100 हेल्दी वॉलेंटियर, और ये 5 चीज़ें जो हैं हम इसमें फेज़ 1 के ट्रायल में हम देखेंगे। These studies are usually conducted in a tightly controlled clinic called Central Pharmacological Units। तो ये याद रखिए फेज़ 1 जो ट्रायल होगा वो CPU में होगा, मतलब सेंट्रल फार्मेकोलॉजिकल यूनिट्स में। और वेयर पार्टिसिपेंट रिसीव 24 आवर मेडिकल अटेंशन एंड ओवरसाइट, मतलब 24 घंटे जो है वो इन्वेस्टिगेटर की नज़र में रहेंगे पार्टिसिपेंट। फिर आता है फोर्थ में फेज़ 2 ट्रायल यानी थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। फिर इसमें है हमारे 100 से 300 जो पेशेंट मतलब जो हमारे जो पार्टिसिपेंट होंगे वो होंगे 100 से 300, टू कन्फर्म इट्स इफेक्टिवनेस मतलब आपकी ड्रग की इफेक्टिवनेस और जो इसकी सेफ्टी। तो दो चीज़ इसमें देखेंगे, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी। और जो आपकी स्टडी होगी वो 100 से 300 लोगों पर होगी। इसमें फ़ेज़ 2 को दो इसमें डिवाइड कर दिया गया है, फ़ेज़ 2A एंड फ़ेज़ 2B। तो फ़ेज़ 2A जो है एसेस डोजिंग रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कितनी डोज देनी है वो देखेगा फ़ेज़ सेकंड A। और फ़ेज़ सेकंड B जो देखेगा वो देखेगा हमारा एफिकेसी, कि आपकी ड्रग जो है कैसे काम कर रही है। उसके बाद आता है हमारा फेज़ 3 ट्रायल थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल। पहले था थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी, मतलब सिर्फ आप अपनी थेरेपी को एक्सप्लोर कर रहे हैं फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 3 में आप थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी मतलब आप अपनी थेरेपी को कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी जो थेरेपी है वो काम कर रही है। इसमें आप पीपल लेंगे, मतलब इसमें आप पार्टिसिपेंट जो लेंगे वो लेंगे 300 से 3000। ये मल्टी सेंट्रिक भी हो सकता है, मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेंटर के आपने 3000 पार्टिसिपेंट चुने हैं। आप अलग अलग सेंटर्स पे जाके भी अपने 3000 पार्टिसिपेंट्स पूरे कर सकते हैं।
ये देखेगा हमारा इफेक्टिवनेस एंड साइड इफ़ेक्ट। तो याद रखिए इफेक्टिवनेस और साइड इफ़ेक्ट फेज़ 3 ट्रायल में है। और नेक्स्ट उसमें जो फोर्थ लाइन है वो देखिए एफिकेसी, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी के लिए। एफिकेसी, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी फेज़ 3rd ट्रायल में आएगा। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड प्री मार्केटिंग फेज़। इसको कभी कभी हम प्री मार्केटिंग फेज़ भी बोल देते हैं फेज़ 3rd ट्रायल को, क्योंकि इसके बाद जो हमारी ड्रग है वो मार्केट में आ जाती है। फिर इसके बाद आता है फेज़ 4 ट्रायल या पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स अ सेफ्टी सर्वेलेंस यानी फार्मेको विजिलेंस। तो फार्मेको विजिलेंस हमारी आ जाएगी फेज़ 4 ट्रायल यानी पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। एक और में थी फार्मेको विजिलेंस फेज़ 1 ट्रायल में भी थी, ह्यूमन फार्मेकोलॉजी में, टू असेस सेफ्टी फार्मेकोविजिलेंस। याद रखिए। तो ये सारी चीज़ें कि कौन सा फेज़ में क्या आप अपने ड्रग के बारे में देख रहे हैं और कितने आपको सब्जेक्ट लेने हैं या फिर कितने सब्जेक्ट कौन से वाले फेज़ में लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीज़ें हाईलाइट करके याद रखिएगा। फिर है अदर स्टडीज़ डिज़ाइंस, सिंगल केस डिज़ाइन या फिर सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसमें सिर्फ एक ही केस लेंगे आपको, आप जो है अपना पार्टिसिपेंट सिर्फ एक ही होगा, वही खुद का कंट्रोल सर्व करता है, वही केस होता है, वही कंट्रोल होता है। देखिए इसमें लास्ट देखिए, रिसर्चर यूज सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन बिकॉज दी डिज़ाइन आर सेंसिटिव टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिफरेंसेस वर्सेस ग्रुप डिज़ाइन विच आर सेंसिटिव टू एवरेज ऑफ ग्रुप्स। शुरू में देखिए, इट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन मोस्ट ऑफन यूज्ड इन अप्लाइड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर इन विच सब्जेक्ट सर्व्स एज हिज और हर ओन कंट्रोल रैदर देन यूजिंग अनदर इंडिविजुअल ग्रुप। तो इसको हम मेनली यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, एजुकेशन में या फिर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में। तो जो एक सिंगल पेशेंट होता है फिर एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, वही अपने आप का कंट्रोल भी सर्व करता है। मतलब आप उसको कुछ दिन मेडिसिन भी दे दीजिए, फिर उसको आप मतलब मेडिसिन बंद करके आप उसके बिहेवियर को स्टडी करिए, फिर दोबारा मेडिसिन दे दीजिए। तो आप एक ही पार्टिसिपेंट पे दोनों चीज़ स्टडी कर रहे हैं, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी आपका वही है। तो वो होता है हमारा सिंगल केस डिज़ाइन या फिर सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। रिक्वायरमेंट में देखिए कंटिन्यूस असेसमेंट। कंटिन्यूस असेसमेंट मतलब आपको कंटिन्यू असेस करना पड़ेगा उसका बिहेवियर को। बेस लाइन असेसमेंट, बिफोर द ट्रीटमेंट इज इम्प्लीमेंटेड द रिसर्चर इज टू लुक फॉर बिहेवियरल ट्रेंड्स। मतलब पहले जो आपके रिसर्च को शुरू करने से पहले आप उस पेशेंट का अच्छे से हिस्ट्री ले लेंगे, उसके बिहेवियर के पैटर्न को अच्छे से देख लेंगे, ताकि जब आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करें और उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आए तो आप उससे पता लगा सके कि आपका ट्रीटमेंट जो है काम कर रहा है। तो ये हो गया बेस लाइन असेसमेंट, मतलब आप बेस लाइन पे मतलब शुरुआत में जो आप अपने पेशेंट को या फिर उसके बिहेवियर को असेस कर रहे हैं। फिर वेरिएबिलिटी इन डाटा, because behavior is assessed repeatedly, the single subject design allows the researcher to see how consistently the treatment changes the behavior over time. तो वेरिएबिलिटी इन डाटा मतलब डाटा में वेरिएबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो है बिहेवियर पैटर्न जो आपके ट्रीटमेंट की वजह से वो चेंज होता रहेगा हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसकी वजह से आपके डाटा में भी वेरिएबिलिटी आएगी। इसमें फेजेस देखिए, बेसलाइन, इंटरवेंशन और रिवर्सल। बेसलाइन क्या है, रिसर्चर कलेक्ट डाटा ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट एनी इंटरवेंशन इन प्लेस। बिना इंटरवेंशन के, मतलब अभी तक आपने ड्रग चालू नहीं करी है, उससे पहले जब आपका रिसर्चर जो है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डाटा कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं बेसलाइन फेज। फिर उसके बाद आता है इंटरवेंशन। Researcher introduces an independent variable, the intervention, and then collects data on the dependent variable. देखिए यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है आपका कॉज, मतलब जो भी आपका कारण होगा वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा होता है इंटरवेंशन। मतलब आप जो ड्रग दे रहे हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो इंटरवेंशन है वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंटरवेंशन जब करेगा, जो रिसर्चर करेगा, उसके बाद जो डाटा कलेक्ट करेगा उसी को बोलेंगे हम इंटरवेंशन फेज। फिर रिवर्सल है, रिसर्च रिमूव्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिवर्सल, एंड देन कलेक्ट डाटा ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब रिवर्सल में क्या हुआ कि आपने जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटा लिया, मतलब आपने अपनी इंटरवेंशन या फिर ड्रग को बंद कर दिया, उसके बाद फिर आप जो है फिर से डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं रिवर्सल। तो ये कैसा हुआ, सिंगल केस डिज़ाइन पे ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसको आप पहले उसको केस लेंगे, मतलब अपने सब्जेक्ट को पहले अपना केस बनाएंगे, मतलब आप इंटरवेंशन देंगे, तो तब आपने डाटा कलेक्ट करा और फिर क्या करेंगे, आप उसी को कंट्रोल बना देंगे, मतलब अपनी ड्रग जो है, आपने इंटरवेंशन जो है बंद कर दिया, तो वो हो जाएगा हमारा रिवर्सल वाला फेज़। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन प्रोड्यूसेस 3 लेवल ऑफ नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल एंड कैजुअल। इसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आता है केस कंट्रोल स्टडी। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन विच 2 एग्जिस्टिंग ग्रुप्स डिफरिंग इन आउटकम आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम सपोज्ड कैजुअल एट्रीब्यूट। केस कंट्रोल स्टडीज आर ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स
that may contribute to a medical condition by comparing subjects who have that disease with the patient who do not have the disease। मतलब इसमें आप दो ग्रुप लेंगे, एक तो हो जाएगा केसेस का ग्रुप और एक हो जाएगा कंट्रोल का ग्रुप। तो केसेस वाला ग्रुप जो होता है उसको उसमें जो ग्रुप में जो पेशेंट्स होंगे उनको वो डिसीज़ होता है, और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें वो डिसीज़ नहीं होता। तो आप जो है आउटकम जो है देखेंगे दोनों का, मतलब एक में जो डिसीज़ है लोगों को और एक में डिसीज़ नहीं है। जब आप उनके आउटकम को स्टडी करते हैं, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, मतलब सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों के आउटकम को और कंपेयर करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं केस एंड कंट्रोल स्टडी। मतलब एक आपने ग्रुप केस लिया और एक आपने ग्रुप कंट्रोल लिया। द केस कंट्रोल स्टडी इज अ टाइप ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है एंड फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रास्टेड विद कोहोर्ट स्टडी वेयर इन एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड सब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड अंटिल दे डेवलप एन आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी है और कोहोर्ट स्टडी भी है, जिसमें आप एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड जो है सब्जेक्ट के ऊपर को देखते हैं कि जब तक उनका कोई आउटकम, मतलब जब तक कोई इनको डिसीज़ नहीं हो जाती। इसके बाद है केस सीरीज एंड केस रिपोर्ट। केस सीरीज क्या है? अ केस सीरीज ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल सीरीज इज अ टाइप ऑफ मेडिकल स्टडी दैट ट्रैक्स सब्जेक्ट विद अ नोन एक्सपोजर सच एज पेशेंट्स हु हैव रिसीव्ड अ सिमिलर ट्रीटमेंट और एग्जामिन देयर मेडिकल रिकॉर्ड फॉर एक्सपोजर एंड आउटकम। इसमें क्या है, आप एक पेशेंट जो मतलब पेशेंट आपको ट्रैक, मतलब आप जो है पेशेंट को ट्रैक करेंगे, पेशेंट्स को ट्रैक करेंगे, एक पेशेंट नहीं है इसमें। केस सीरीज में मतलब आप सीरीज ऑफ पेशेंट ले सकते हैं, तो आप पेशेंट को ट्रैक कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि उसको क्या एक्सपोजर था, उसके बाद क्या आउटकम आया। तो वो सारी चीज़ को जब आप राइट डाउन करेंगे वो होता है हमारा केस सीरीज़। केस सीरीज़ क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टडीज डिज़ाइन, मतलब आप जो अपने केसेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, अलग अलग पार्टिसिपेंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। लीड्स टू हाइपोथेसिस सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर टाइप्स। मतलब आप हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं कोई, जनरली ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि आप मेडिकल रिकॉर्ड से भी अगर देखते हैं तो आपको जल्दी एक्सपोजर और आउटकम के बारे में पता चल जाता है। जनरली नो कंट्रोल, इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ये सारे जो हैं डिसीज्ड पेशेंट है, ये सारे जो हमारे एक्सपेरिमेंटल केसेज हैं। इसके बाद आती है केस रिपोर्ट। In medicine, a case report is a detailed report of symptoms, sign, diagnosis, treatment and follow-up of an individual patient। अब कई बार आप देखते हैं कि आप केस रिपोर्ट जो है, आप जैसे आर्टिकल पब्लिश कराते हैं तो कई बार आप केस रिपोर्ट भी पब्लिश कराते हैं अपना। तो केस रिपोर्ट पब्लिश कराना मतलब आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसके साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलोअप वगैरह सब कुछ लिया और फिर आपने अपने ड्रग का इफेक्ट देखा कि आपने ये ड्रग देके इसके ये डायग्नोस करा था, इसलिए आपने ये ड्रग दिया, ये ऐसे ऐसे ड्रग ने काम करा और इसका ये रिजल्ट आया। दैट इज़ केस रिपोर्ट, कि आपने जो है डिटेल रिपोर्ट दी है अपने पेशेंट की। सम केसेस रिपोर्ट ऑल्सो कंटेन ए लिटरेचर रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्टेड केसेस। आप किसी और रिपोर्टेड केस का भी एग्जाम्पल लेके अपना ड्रग को दे सकते हैं या फिर उसका लिटरेचर आप यूज़ कर सकते हैं। तो केस सीरीज़ में क्या हुआ, आप नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, मतलब 1, 2, 3 या 2 से ज़्यादा भी पेशेंट के बारे में आप बता सकते हैं। पूरी सीरीज़ होती है, उसमें आप मेडिकल रिकॉर्ड से, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल है, मतलब आपको डिस्क्राइब करना है, ऑब्जर्व करना है उसको, पेशेंट को, कि उनको क्या क्या एक्सपोजर मिले थे और उससे क्या क्या आउटकम आया। और केस रिपोर्ट में क्या है, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसके बारे में आप सारी चीज़ें जो है डिटेल रिपोर्ट जब आप छपवाते हैं, डिटेल रिपोर्ट जब आप लिखते हैं उसके बारे में, तो वो जाती है हमारी केस रिपोर्ट। टाइप्स है इसमें, मोस्ट केस रिपोर्ट आर ऑन वन ऑफ द 6 टॉपिक्स। मतलब किसी एक भी जो 6 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर केस रिपोर्ट होती है। एन अनएक्सपेक्टेड एसोसिएशन बिटवीन डिसीज़ और सिम्टम, डिसीज़ और सिम्टम के बीच में कोई भी एक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड आपकी एसोसिएशन आपको दिखाई दे रही है, वो आप केस रिपोर्ट में लिख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन द कोर्स ऑफ ऑब्जर्विंग और ट्रीटिंग अ पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट करते वक्त आपको क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली, वो लिख सकते हैं। शेड न्यू लाइट ऑन द पॉसिबल पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज और एन एडवर्स इफेक्ट, कोई पॉसिबल पैथोजेनेसिस आपको दिखाई दे रहा है जो पहले नहीं पता चला था, वो लिख सकते हैं। यूनिक और रेयर फीचर ऑफ डिसीज, यूनिक थेरापेटिक अप्रोचेस, अ पोजिशनल और क्वांटिटेटिव वेरिएशन ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद रोल इन रिसर्च, अगर आपका केस रिपोर्ट है तो क्या रोल होता है उसका। केस रिपोर्ट इज जनरली अ टाइप ऑफ एनेक्डोटल एविडेंस। एनेक्डोटल एविडेंस मतलब जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, उसको बोलते हैं हम एनेक्डोटल एविडेंस। तो एनेक्डोटल एविडेंस होता है क्योंकि आप वो सिंगल पेशेंट के लिए दिखा रहे हैं, तो वो एनेक्डोटल एविडेंस है। केस रिपोर्ट फैसिलिटेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ न्यू डिसीज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कोई भी न्यू डिसीज का रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। रिपोर्ट हैव रोल इन फार्मेकोविजिलेंस, केस रिपोर्ट के रोल फार्मेकोविजिलेंस के लिए भी काम आ सकते हैं कि मतलब कौन सी ड्रग आपकी सेफ होगी। अंडरस्टैंड द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ रेयर डिसीज, कोई रेयर डिसीज अगर आपके पास आ रहा है और आप उसकी केस रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो दूसरों को समझने में भी आसानी होती है कि आपका ड्रग या फिर आप कैसे इस डिसीज़ में इंटरवीन कर सकते हैं।
टू हेल्प जनरेट स्टडी हाइपोथेसिस, अगर कोई रिसर्च भी करना चाहता है तो वो किसी केस रिपोर्ट को उठा के और फिर आप जो है अपने केस रिपोर्ट तो सिंगल पेशेंट के लिए होगी, फिर आप उसमें क्या अपना सैम्पल साइज़ बढ़ा के और उसको अपनी रिसर्च में के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप अपनी हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एथनोग्राफिक स्टडी। एथनो मतलब होता है फॉग, पीपल, नेशन एंड ग्राफी मतलब राइट। तो एथनोग्राफी जो होता है पीपल के कल्चर को स्टडी करना, दैट इज एथनोग्राफी। द स्टडी ऑफ पीपल एंड कल्चर इज एथनोग्राफी। एग्जाम्पल ऑफ स्टडी दैट कैन यूज एन इथनोग्राफिक अप्रोच, पेज नंबर 207 पे ए देखिए। बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एट अ स्टोर इन अ मॉल व्हेन द मैनेजर इज प्रेजेंट एंड व्हेन ही इज़ नॉट। तो इथनोग्राफी स्टडी मतलब बिहेवियर ऑफ जो आप पीपल का या कल्चर का या इनका बिहेवियर भी स्टडी करना भी इथनोग्राफी में आ जाता है। जैसे किसी मॉल में अगर मैनेजर नहीं है तो वर्कर कैसे काम करेंगे और मैनेजर प्रेजेंट है तो वर्कर कैसे काम करेंगे, तो उसके बारे में आप जब स्टडी करते हैं उसको देखते हैं, दैट इज़ इथनोग्राफिक अप्रोच ऑफ रिसर्च। फिर आता है ब्लैक बॉक्स डिज़ाइन। इंपॉर्टेंट है ब्लैक बॉक्स डिज़ाइन। ब्लैक बॉक्स डिज़ाइन में क्या होता है, सिस्टम और ऑब्जेक्ट विच कैन बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल वर्किंग। आपने इनपुट दे दिया, मतलब कोई भी स्टिमुलस दे दिया, उसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, उसका बीच में जो चीज़ हुई है उसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान ना देना उस पर, या फिर उसको बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करना, वो होता है हमारा ब्लैक बॉक्स डिज़ाइन। इन ब्लैक बॉक्स डिज़ाइन द रिसर्चर मॉनिटर द आउटकम रैदर देन द इंडिविजुअल प्रोसेस। रिसर्चर क्या करता है, सिर्फ आउटकम देखता है और वो प्रोसेस नहीं देखता कि क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है आउटकम को लाने के लिए। द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन कैन ऑल्सो बी अंडरटेकन इन ब्लैक बॉक्स मैनर। तो इसको याद रखिए, ब्लैक बॉक्स मैनर में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो स्टडी है वो ब्लैक बॉक्स मैनर के द्वारा ही की गई थी। मतलब आपने सिर्फ रिस्पॉन्स देखा और उसके पीछे जो क्या हुआ है वो आपने नहीं देखा, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स मैनर। इसके बाद देखिए इसी में एग्जांपल है ब्लैक बॉक्स का। टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ चरकोक्त चिकित्सा सूत्र इन द मैनेजमेंट ऑफ स्थौल्य। अब स्थौल्य के मैनेजमेंट में चिकित्सा सूत्र जो है चरक का उसको अप्लाई करना, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स। मतलब आप सिर्फ आउटकम देखेंगे एंड आप उसके प्रोसीजर पे या फिर इंडिविजुअल प्रोसेस पे आप ध्यान नहीं देंगे, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स। अब यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन आउटलाइन दी हुई है, बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे क्लिनिकल रिसर्च में अगर एक्सपोजर है तो हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और एक्सपोजर नहीं है पेशेंट को तो हो जाएगी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। अब एक्सपोजर है मतलब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप एलोकेशन कैसे करेंगे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्राई करेंगे या फिर नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, मतलब सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे। अगर नहीं है तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी, और उसमें कंपैरिजन ग्रुप कैसा, अगर कंपैरिजन ग्रुप है तो एनालिटिकल स्टडी होगी, और नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। ऐसी डायरेक्शन ऑफ स्टडी, जैसे अगर आप एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जा रहे हैं तो कोहोर्ट स्टडी होगी या फिर प्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी, और अगर आप आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं हिस्ट्री लेके, तो केस कंट्रोल स्टडी या फिर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होगी। और एक्सपोजर और आउटकम अगर आपको सेम टाइम पे मिल रहा है तो हो जाएगी हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो ये सारे देख लीजिएगा। जैसे केस कंट्रोल स्टडी में देखिए दो ग्रुप ले रखे हैं, एक तो कैंसर के पेशेंट है और फिर नॉन कैंसर के पेशेंट है, दोनों की हिस्ट्री ली गई, दोनों को कंपेयर किया गया। ठीक है, पैरेलल स्टडी में देखिए दो टाइप के, एक में थेरेपी चला रहे हैं और एक में कंट्रोल चला रहे हैं, फिर उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। क्रॉस ओवर डिज़ाइन में क्या हुआ, थेरेपी और कंट्रोल चला रहे हैं, फिर थेरेपी वाले को कंट्रोल कर दिया और कंट्रोल वाले को थेरेपी कर दी, और फिर उनके रिस्पॉन्स को एसेस करें, दैट इज़ क्रॉस ओवर डिज़ाइन। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है क्लिनिकल एंड पॉइंट। क्लिनिकल एंड पॉइंट का मतलब है, हाँ नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसी में आपको दिखाई दे जाएगा 211 पे ऊपर मैंने लिखा है वेदर द इंटरवेंशन बीइंग स्टडीड इज़ बेनिफिशियल, कि आप जो इंटरवेंशन कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल एंड पॉइंट। क्लिनिकल एंड पॉइंट आ जाना मतलब आपके इंटरवेंशन करते करते अगर कोई क्लिनिकल एंड पॉइंट आ गया है जिससे कि पता चल रहा है कि आपकी ड्रग काम कर रही है, वो होता है हमारा एंड पॉइंट, मतलब क्लिनिकल एंड पॉइंट। तो क्लिनिकल एंड पॉइंट रेफर्स टू अकरेंस ऑफ अ डिसीज, सिम्टम्स, साइन और लेबोरेटरी abnormality that constitute one of the target outcome of the trial. It may also refer to as any such disease or sign that strongly motivates the withdrawal of that individual or entity from the trial, often termed as human endpoint. अब देखिए तीन जो है इसकी डेफिनेशन बता रखी है। एक डेफिनेशन दे रखी है कि आप मतलब क्लिनिकल एंड पॉइंट वो हो सकता है जब कोई डिसीज़ आ गई या फिर कोई सिम्टम आ गया या फिर लेबोरेटरी एबनॉर्मेलिटी किसी पेशेंट में ऐसी आ गई जिससे कि आपका आउटकम जो है इफेक्ट हो रहा है, या फिर आउटकम मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन है, ठीक है, तो उसका आउटकम क्या है MI। तो अगर आपको चेस्ट पेन है दैट इज वो एंड पॉइंट है।
मतलब चेस्ट पेन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये दिखाता है कि एमआई का पेशेंट होने वाला है या फिर एमआई का पेशेंट है ये। तो वो होता है हमारा एंड पॉइंट, दैट इज़ क्लिनिकली एंड पॉइंट, कि आपने सिम्टम्स को देख के उसका एक एंड पॉइंट निर्धारित कर दिया कि इसके बाद जो है आउटकम ही आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने दे रखी है सेकेंड डेफिनेशन, जो सेकेंड लाइन से शुरू है, कि कोई भी ऐसा डिसीज़ जो स्ट्रांगली मोटिवेट कर रहा है इंडिविजुअल को कि वो अपने जो ट्रायल से है हाथ पीछे कर ले, ठीक है, उसको बोलेंगे ह्यूमन एंड पॉइंट। मतलब मान लीजिए किसी को कोई ड्रग ले रहा है, कोई हमारी रिसर्च को में हमने पार्टिसिपेंट बना रखा है किसी को, और उसे कोई ऐसा सिम्टम आ गया कि जो स्ट्रांगली मोटिवेट कर रहा है कि इसको तो ये डिसीज़ हो ही जाएगा या फिर ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसको विड्रॉल कर लेना, दैट इज़ ह्यूमन एंड पॉइंट। फिर एंड पॉइंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मेजर दैट अलाउ अस टू डिसाइड वेदर द नल हाइपोथेसिस ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब एंड पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई ड्रग दे रहे हैं और उसके जो है सिम्टम जो है सबसाइड हो गया, तो आप उस पॉइंट पे डिसाइड कर लेंगे, जब सिम्टम सबसाइड हो गया है तो आप उस पॉइंट पे डिसाइड कर लेंगे कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो सही था या गलत था। अब इसमें नल हाइपोथेसिस के बारे में बोल रखा है, वो स्टैट्स में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा उससे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि एंड पॉइंट तीसरी डेफिनेशन जो है एंड पॉइंट की ये है कि आपका कोई इंटरवेंशन करते करते या फिर रिसर्च करते करते आपकी ड्रग इतनी इफेक्टिव हो गई कि आपके जो पार्टिसिपेंट के जो है सिम्टम कम हो गए, तो वो जो पॉइंट होएगा कि जब आउटकम जो है, मतलब जो आपका डिसीज़ है वो क्योर होना शुरू हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे कि आपका जो है मतलब मान लीजिए अगर सिम्टम इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, इंक्रीज़ हो गए तो मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस है वो नहीं है, और जो अगर डिक्रीज़ हो गए तो हाइपोथेसिस जो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, दैट इज़ एंड पॉइंट। तो 3 डेफिनेशन हो गई हैं इसमें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप एक बार। प्राइमरी एंड पॉइंट, it is the endpoint of for which subject are randomized and for which the trial is powered. Example, chest pain in heart disease. प्राइमरी एंड पॉइंट मतलब अगर आप चेस्ट पेन किसी को हो रहा है तो वो जो है हमारा चेस्ट पेन है वो हमारा एंड पॉइंट है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं और हार्ट डिसीज को क्योर करने के लिए, तो दैट इज प्राइमरी एंड पॉइंट। सेकेंडरी एंड पॉइंट, दीज आर एंड पॉइंट दैट आर एनालाइज्ड पोस्ट हॉक फॉर विच ट्रायल में नॉट बी पावर्ड नॉट रैंडमाइज्ड। पोस्ट हॉक मतलब आपका रिसर्च पूरी खत्म हो चुकी, आफ्टर द रिसर्च अगर आपको कोई एंड पॉइंट मिलता है जिसकी वजह से ट्रायल में नॉट बी पावर्ड, मतलब जिसकी वजह से आप अपने ट्रायल को और पावर नहीं दे सकते या फिर उसकी डोज में इंटरवेंशन नहीं कर सकते, दैट इज सेकेंडरी एंड पॉइंट। उसके बाद आता है कंपोजिट एंड पॉइंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस क्लिनिकल इवेंट दैट माइट हैपन एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज टू ओवरकम द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द डिजाइनिंग अ स्टडी अराउंड अ सिंगल इवेंट ऑफ इंटरेस्ट सच एज हार्ट अटैक और डेथ और स्ट्रोक इन कार्डियोवास्कुलर स्टडी। अब मान लीजिए आप कार्डियोवास्कुलर स्टडी कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर के ऊपर कोई स्टडी हो रही है, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के ऊपर कोई स्टडी हो रही है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक है, डेथ है, स्ट्रोक है, ऐसी करके चीज़ें आ रही हैं, अगर हो सकती हैं तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, मतलब ये जो हो गए हमारे एंड पॉइंट हो गए कार्डियोवास्कुलर के, हार्ट अटैक आ गया किसी को या फिर डेथ हो गया या फिर स्ट्रोक आ गया, तो ये हमारे एंड पॉइंट है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर आप कोई डिज़ाइन चेंज करते हैं अपनी स्टडी में, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ कंपोजिट एंड पॉइंट, मतलब सबको मिला के। फिर आता है हमारा सरोगेट एंड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सरोगेट एंड पॉइंट आर डिफाइंड एज बायोमार्कर्स इंटेंडेड टू सब्सटीट्यूट फॉर ए क्लिनिकल एंड पॉइंट। मतलब ये जो है बायोमार्कर्स हैं क्लिनिकल एंड पॉइंट के, जैसे बीएमआई इन डिस्लिपिडीमिया, बीएमआई में चेंजेस अगर आ रहे हैं तो डिस्लिपिडीमिया की तरफ जा रहा है, CD4 काउंट अगर ज़्यादा है तो एड्स की तरफ जा रहा है, ट्यूमर साइज रिडक्शन इन कैंसर, अगर ट्यूमर साइज का रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बढ़ रही है तभी हमारा एंड पॉइंट है, कोई चीज़ अगर कम हो रही है आपके इंटरवेंशन से तो भी हमारा क्लिनिकल एंड पॉइंट होता है वो। फिर इसके बाद आते हैं हमारे बायस। बायस जो है बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनको बता देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले है सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस मतलब जैसे आपने अपना कोई रिसर्च शुरू करा और आपने क्या करा, इंटरनेट से आप अपने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो आपके सब्जेक्ट नहीं बन सकते, दैट इज़ सिलेक्शन बायस। फिर आता है हमारा एट्रिशन बायस, वेयर देर इज़ नो रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन इट मे लीड टू ड्रॉप आउट। एट्रिशन बायस मतलब आपने 30 पेशेंट पे अपना रिसर्च चालू कर दिया, उसके बाद जो हुआ आपके बीच में 5 पेशेंट फॉलोअप के लिए आए नहीं, मतलब ड्रॉप आउट कर गए, तो होता है हमारा नॉन रिस्पॉन्स, इसको हम बोलेंगे एट्रिशन बायस। तो एट्रिशन बायस मतलब आप जो है क्या करेंगे, उन 5 पेशेंट का फेक डाटा तैयार करेंगे और अपने रिजल्ट को अच्छा दिखा देंगे, उसको हम बोलते हैं एट्रिशन बायस। जैसे वेट लॉस प्रोग्राम में, अब मान लीजिए आपने वेट लॉस के ऊपर कोई प्रोग्राम चलाया, उसमें आपने 10 पेशेंट लिए, ठीक है, 10 में से आपके
3 तो बीच में से गायब हो गए, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि उनका वेट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप उन तीनों को क्या करोगे, उन तीनों को हटा के बाकी जो 7 बचे, ठीक है, उनका रिजल्ट आप देने की कोशिश करोगे। तो 7 में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया मान लो, तो बाकी 3 का क्या हुआ, तो वो होता है हमारा कि ये रिजल्ट हमारा सही नहीं है, क्योंकि क्या पता बाकी तीनों का जो था वेट लॉस लूज़ हुआ ही ना हो। तो इसका मतलब आपकी मेडिसिन इतनी कारगर नहीं है, वो सिर्फ आपके 70% ही काम कर रही है। अगर आप वो 10 के 10 आपके पास होते पार्टिसिपेंट, और 10 के 10 में अगर आपने वेट रिड्यूस करा होता, तब आपका जो रिजल्ट था वो था वैलिड रिजल्ट। तो एट्रिशन बायस मतलब ये होता है कि आपके जो बीच में ड्रॉप आउट हो गए, उस ड्रॉप आउट को कंप्लीट करने के लिए आपने जो है फेक डाटा तैयार करा, ठीक है। मेजरमेंट बायस मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ढंग से कैलिब्रेटेड नहीं है, या फिर मान लीजिए बीपी आप अगर किसी का नाप रहे हो और इंस्ट्रूमेंट आपका सही नहीं है, तो वहाँ पे बायस आ जाएगा। स्टडी पार्टिसिपेंट में नॉट रिमेंबर, अगर मान लो पार्टिसिपेंट की अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो वो गलत हिस्ट्री दे रहे हैं, या फिर उनको याद ही नहीं, या फिर कोई भी इवेंट उनको याद नहीं है अपना, तो दैट इज़ मेजरमेंट बायस। फिर है रिसर्चर बायस। रिसर्चर बायस मतलब रिसर्चर ने ये सोच लिया कि मेरी जो मैथडोलॉजी है वो बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, और जबकि वो गलत जा रहा हो, तो दैट इज़ रिसर्चर बायस। फिर कंफाउंडिंग बायस। कंफाउंडिंग बायस मतलब ये होता है थर्ड इफेक्ट, कि आपका जो कॉज है और इफ़ेक्ट है उसके अलावा भी, कि अगर आपका कोई और पॉजिटिव चीज़ है, इसमें एग्जांपल देखिए उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एन एनेस्थेटिक एजेंट सीम्स टू रिजल्ट इन अ हायर रिस्क ऑफ डेथ, हाउएवर इट वाज फाउंड दैट दिस एनेस्थेटिक वाज ओनली यूज्ड इन रिस्कियर ऑपरेशन दैट हैड अ हायर डेथ रेट। अब कोई एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करा जिसका मतलब जिसका डाटा था कि वो ज़्यादा रिस्क कर सकता है, या फिर किसी को डेथ कॉज कर सकता है, लेकिन एक और चीज़ निकल कर आई कि वो जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो सिर्फ हायर रिस्क ऑपरेशन में यूज़ होता है, और जहाँ पे ज़्यादा डेथ रेट होती है सिर्फ उन्हीं में यूज़ होता है। तो ये क्या है, हमारा बायस है कि आप वही एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं, मतलब उस एनेस्थेटिक एजेंट को आप ज़बरदस्ती हायर डेथ रेट वाले में या फिर रिस्कियर ऑपरेशन में यूज़ करें। अगर उससे किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी आपके एनेस्थेटिक एजेंट का कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। दैट इज़ कंफाउंडिंग बायस। जब आप थर्ड किसी एजेंट को लाते हैं, थर्ड इफेक्ट कैन बी एसोसिएट समटाइम्स अ थर्ड इफेक्ट कैन बी एसोसिएटेड विद बोथ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब तीसरा इफेक्ट भी आपका आउटकम में कॉज हो सकता है। दैट इज़ कंफाउंडिंग बायस। तो कंफाउंडिंग याद रखना है, क्योंकि आगे हर जगह कंफाउंडिंग या कंफाउंडर्स आएगा। पब्लिकेशन बायस। पब्लिकेशन बायस मतलब आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट ही पब्लिश कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं कर रहे। प्रोसीजरल बायस व्हेन द एडमिनिस्टर द रिसर्चर इंटरव्यू और क्वेश्चनरी विद एडवर्स कंडीशन, मतलब आप जो है एडवर्स कंडीशन मतलब आप जो है अच्छी कंडीशन में या फिर किसी के बिहेवियरल पैटर्न को ना जानते हुए अपने प्रोसीजर को फॉलो करें, दैट इज़ प्रोसीजरल बायस। मतलब आपने जो क्वेश्चनरी या इंटरव्यू करा वो सामने साइकोलॉजी में ज़्यादातर यूज़ करेंगे इसको, तो फिर जो आपका प्रोसीजरल बायस होएगा, मतलब आपने एक प्रोसीजर फॉलो नहीं करा है किसी भी साइकोलॉजिकल पेशेंट के बिहेवियर को समझने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोसीजरल बायस। डिज़ाइन बायस मतलब आपने डिज़ाइन में अपना सैम्पलिंग जो डिज़ाइन है आपने सही नहीं लिया है, जैसे केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है आपके प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहे। कंफाउंडिंग फैक्टर्स आर नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड, मतलब जो थर्ड फैक्टर है जो आपके आउटकम को दिखा सकता है, मैंने कहा था ना कंफाउंडिंग आएगा, तो कंफाउंडिंग फैक्टर्स जो आपके थर्ड इफेक्ट है आपका, जो आपके आउटकम को इफेक्ट कर सकता है, वो भी आपने नहीं देखा कि कंफाउंडिंग इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। फिर आता है लेंथ बायस। लेंथ बायस मतलब होता है in case of prevalence studies, if the sample include disproportionately more of those who are healthier and survive longer। मान लीजिए आपने कोई स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपने ज़्यादातर हेल्दी और ऐसे इंडिविजुअल लिए जो ज़्यादा टाइम तक जिनका लाइफ स्पैन है, तो वो हो जाता है हमारा लेंथ बायस। मतलब आपने ज़बरदस्ती ऐसे जो है पार्टिसिपेंट्स लिए हैं जिनके क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। फिर है लीड टाइम बायस। लीड टाइम बायस मतलब इसमें मोस्टली जो एग्जांपल दिया जाता है कैंसर पेशेंट का दिया जाता है, कि आपके पास कोई कैंसर पेशेंट आ रहा है फर्स्ट स्टेज में, कोई आ रहा है सेकंड में, कोई आ रहा है लास्ट स्टेज में, लेकिन फॉलोअप क्या हो रहा है आपका, आप जो अपनी रिसर्च में कैसे शुरू कर रहे हैं कि तीनों को एक ही रिसर्च में डालते हुए फिर तीनों के फॉलोअप आप शुरू कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीड टाइम। मतलब आपके जो इफेक्ट है मेडिसिन का वो तीनों में अलग अलग आएगा, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि एक को फर्स्ट स्टेज है, एक को सेकंड है, एक को लास्ट है, तो इसको हम बोलते हैं लीड टाइम बायस।
फिर है बर्कसन्स बायस। हॉस्पिटल केसेस व्हेन कंपेयर टू हॉस्पिटल कंट्रोल कैन हैव बायस इफ़ द एक्सपोजर इंक्रीजेज द चांस ऑफ एडमिशन। तो हॉस्पिटल केसेस को अगर हम कंपेयर करेंगे हॉस्पिटल कंट्रोल से ही, मतलब जो हॉस्पिटल में जो डिसीज्ड पेशेंट है उनको हॉस्पिटल में ही रहने वाले कंट्रोल केसेस से अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बायस आएगा, क्योंकि जो एक्सपोजर है वो चांस ऑफ एडमिशन को बढ़ा देता है। हॉस्पिटल का जो एक्सपोजर है वो जो है आपके जो कंट्रोल ग्रुप है उसको भी आपका केस ग्रुप में ले आएगा। ठीक है, तो हॉथरॉन इफेक्ट देखिए, हॉथरॉन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। हॉथरॉन इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने पेशेंट को बता दिया कि आपके उसके ऊपर स्टडी हो रही है, तो उसकी एक साइकोलॉजी हो जाती है कि जो वो मेडिसिन उसे दी जा रही है वो उसके ऊपर काम कर रही है, या फिर नेगेटिव साइकोलॉजी भी हो सकती है कि मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही है, तो उसके बिहेवियर में जो चेंज आएगा दैट इज़ हॉथरॉन इफेक्ट। The change in behavior and response of a person when he or she comes to know that he or she is being observed or being investigated. इसके बाद है हमारा रिस्पॉन्स बायस। रिस्पॉन्स बायस मतलब डिफरेंस इन रिस्पॉन्सेज ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। आपके रिस्पॉन्स में ही बायस आ सकता है, मतलब पेशेंट जो है अपना रिस्पॉन्स जो है अलग अलग दे सकते हैं, इसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स बायस। मतलब हिस्ट्री आप अलग अलग दे सकते हैं इस टाइप से, उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स बायस। इसको द बायस कम्स अंडर इन्फॉर्मेशन बायस, ये इसको इन्फॉर्मेशन बायस के अंडर में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग मिली है इसमें। आयुर्वेदा हैज़ मेंशन टू टाइप ऑफ पेशेंट, लघु व्याधित और गुरु व्याधित। दीज टू काइंड ऑफ पेशेंट इफ स्टडीड फॉर एनी डिसीज मे लीड टू रिस्पॉन्स बायस। अब देखिए लघु व्याधित जो होता है, द पेशेंट हु प्रेजेंट एक्सट्रीम रिस्पॉन्स इन स्पाइट ऑफ लेस सीवियर कंडीशन, मतलब जिसको है तो व्याधि कम लेकिन वो ज़्यादा हाई हाई करता है कि मुझे तो बहुत ही बीमार हूँ और ऐसे। और गुरु व्याधित क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो बीमार ही नहीं है, तो इससे आपको क्या रिस्पॉन्स बायस हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि पेशेंट जो है सीवियर कंडीशन में है कि पेशेंट माइल्ड कंडीशन में है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे एरर और प्रॉब्लम बायस। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हम स्टैट्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है और वहाँ पे समझ में भी अच्छा आएगा। यहाँ पे सिर्फ आप थोड़ा सा देख लीजिए कि टाइप 1 एरर और अल्फा एरर होता क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैड नो इफेक्ट बट द रिसर्चर इरनल्सली थिंक इट डिड। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन रिसर्चर सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो क्या होता है फिर, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब जो सही हाइपोथेसिस है आपका उसका भी रिजेक्शन हो जाता है अगर रिसर्चर ये सोचता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है, और जबकि वो नहीं होता। इसको सिर्फ आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा टाइप 1 और टाइप 2 को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टैट्स में वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। टाइप 2 एरर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैड एन इफेक्ट बट रिसर्चर डिडंट नोटिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट था लेकिन रिसर्चर ने सोचा कि कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए जो है हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स होते हुए भी एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब आपका हाइपोथेसिस सही नहीं है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर टाइप 3 एरर आता है, सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम, फेलिंग टू एक्नॉलेज दैट रिसर्चर आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन टू द रॉन्ग पीपल वाइल ट्राइंग टू सॉल्व द रॉन्ग प्रॉब्लम। मतलब सब कुछ रॉन्ग ही है, प्रॉब्लम भी रॉन्ग है, पीपल भी रॉन्ग है, और रिसर्चर जो क्वेश्चन है वो भी रॉन्ग ही पूछ रहा है, तो दैट इज टाइप 3 एरर। रिसर्चर फेल टू एडुकेटली डिफाइन मेयर प्रॉब्लमेटिक बैकग्राउंड एजम्पशंस, मतलब रिसर्चर फेल हो जाता है कि उसका बैकग्राउंड ही क्या है प्रॉब्लम का, दैट इज टाइप 3 एरर। फिर है अकाउंटिंग फॉर बायस। देर आर नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस बायस इन स्टडी। अब बायस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट एस्टिमेट द साइज ऑफ एरर इन सैम्पल आर फ्रीक्वेंटली, मतलब स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करें। जो चॉइस ऑफ स्टडी डिज़ाइन है वो भी आप देखिए, पीयर रिव्यू करें स्टडीज़ से पहले, तो जो आपका मेजरमेंट एट्रिशन और रिसर्च बायस है उसको जो है कम हो सकता है वो। पब्लिकेशन बायस को कम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी ट्रायल का। इसके बाद है न्यू कॉन्सेप्ट इन क्लिनिकल ट्रायल्स। 2 कॉन्सेप्ट आए हैं क्लिनिकल ट्रायल में, एक तो एडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल और एक गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखिए अडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल। अन अडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल इज ट्रायल दैट इवेल्युएट्स पेशेंट्स रिएक्शन टू अ ड्रग बिगिनिंग अर्ली इन अ क्लिनिकल ट्रायल एंड मॉडिफाइज द ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद दोज फाइंडिंग। अब मान लीजिए आपने अपना रिसर्च शुरू करा, ठीक है, आपने रिसर्च शुरू करा और आपने पेशेंट को 1 कैप्सूल देना शुरू करा। अब आपको 2-3 दिन बाद लगा कि यार 1 कैप्सूल से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, फिर आपने उसको 2 कैप्सूल देना शुरू कर दिया, फिर देखा 2 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपन 3 दे देते, तो आपने
3 देना शुरू कर दिया। तो आप जब मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो दैट इज़ अडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल। मतलब ट्रायल के बीच में भी आप मॉडिफिकेशन करे जा रहे हैं। आप जैसे सैम्पल साइज़ में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और ड्रग में भी कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पेशेंट सिलेक्शन में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल, कि आप जो है स्थिति के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं अपनी ट्रायल को। इसमें देखिए एग्जाम्पल इंक्लूड रेंज ऑफ द फॉलोइंग: स्टडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेंडमाइजेशन प्रोसीजर, ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टडी ग्रुप, टोटल सैम्पल साइज ऑफ स्टडी। मतलब आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। द रेंज ऑफ पॉसिबल स्टडी डिजाइन मॉडिफिकेशन कैन बी प्लान्ड इन प्रोस्पेक्टिवली रिटन प्रोटोकॉल। मतलब आप कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे स्टडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ के फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, रेंडमाइजेशन प्रोसीजर को चेंज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट रेजिमेंट को चेंज कर सकते हैं, टोटल सैम्पल साइज को भी चेंज कर सकते हैं, कॉन्कॉमिटेंट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, फिर एंड पॉइंट चेंज कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ एंड पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने निर्धारित कर लिया कि नहीं, चेस्ट पेन के लिए नहीं, हम तो एमआई को ईसीजी के अकॉर्डिंग उसका एंड पॉइंट निर्धारित करेंगे। तो ये हो गया हमारा चेंज इन एंड पॉइंट। ठीक है, एनालिटिक मेथड्स टू इवेल्युएट एंड पॉइंट। अब एनालिटिकल मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड पॉइंट को इवेल्युएट करने के लिए। इसके बाद आता है नीड ऑफ एसीटी। नीड ऑफ एसीटी ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आप एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं तो अब जो है मांग है कि जल्दी से आपकी जो है ड्रग मार्केट में आ जाए, या फिर जल्दी से आपका जो है ट्रायल पूरा हो जाए। तो इसलिए आपको बीच बीच में अपने ट्रायल को चेंज करते करते, मतलब उसको अडेप्ट कराते कराते आपको जल्दी अपना रिसर्च पूरा करके अपनी ड्रग को मार्केट में लाना है। इसके बाद आता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस या फिर जीसीपी। GCP is a set of guideline which encompasses the design, conduct, termination, audit, analysis, reporting and documentation of the studies involving in human subject। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस मतलब आपका पूरा डिज़ाइन भी, कंडक्ट भी, टर्मिनेशन करना किसी ड्रग का, ऑडिट करना, एनालिसिस करना, रिपोर्ट करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, आपकी स्टडी को ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो वो सब आ जाता है हमारा आयुष GCP के अंडर में। These guidelines are based on CDSCO document on GCP guideline 2001 for clinical trial on pharmaceutical products। ये सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, CDSCO के बारे में भी पूरा पढ़ा था कि क्या होता है। GCP Ayush imbibes the input received from ICMR, CDSCO, Central Council of Research in ASU system, experts from research institution, teaching institution, state regulatory bodies and representative from ASU drug manufacturing industry। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले। आप वहाँ पर एक बार देख लीजिएगा GCP जब पढ़ाया गया था। गोल देखिए, द बेसिक गोल ऑफ GCP गाइडलाइंस इज पेशेंट सेफ्टी, 216 नंबर पेज पे। फंडामेंटल है, साइंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इंश्योर दैट स्टडीज आर साइंटिफिक एंड एथिकली साउंड, क्लिनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ASU मेडिसिन एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। मतलब प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए आपकी ASU ड्रग्स। फिर कार्डिनल प्रिंसिपल है, प्रोटेक्शन करना है ह्यूमन राइट का, और ASU मेडिसिन की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। उसके बाद द GCP गाइडलाइंस हैव इवॉल्व विद कंसिडरेशन ऑफ WHO, ICH, US FDA एंड यूरोपियन GCP गाइडलाइन एज वेल एज एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल रिसर्च एंड ह्यूमन सब्जेक्ट इश्यूड बाय ICMR। तो ये याद रखना है, WHO, ICH, US FDA, यूरोपियन GCP गाइडलाइन और ICMR, इन सबको इवोल्यूशन, मतलब इन सब ने जो कंसिडर करा है वो करिए GCP गाइडलाइंस। फिर बेसिक गाइडलाइंस में है इन्वॉल्व स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप क्या जो है अपने ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को क्या फॉलो कर रहे हैं वो सारा GCP गाइडलाइंस में आता है। आपकी ड्रग की डिटेल, स्टोरेज कैसे होगी, उसकी इंस्ट्रक्शन, सब कुछ आपकी उसमें आती है। डॉक्यूमेंटेशन GCP गाइडलाइंस में आती है। डाटा की सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड वो भी आपका GCP में आता है। क्लिनिकल ट्रायल्स भी आपके GCP में आते हैं। मैं GCP जब पढ़ाया था ये सारे ट्रायल्स भी उसमें थे, तो आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। फिर है सर्वे स्टडीज़ एंड मैथोडोलॉजी types। Survey is defined as a brief interview or discussion with an individual or a group of individual about their attitudes, behaviors, opinions and belief। अब सर्वे तो आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बात करना, उनके बिलीफ के बारे में जानना, कल्चर के बारे में जानना, बिहेवियर के बारे में जानना, उनका कोई ओपिनियन लेना, दैट इज सर्वे। अनलाइक अ सेंसस वेयर ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडीड, सैम्पल सर्वे गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओनली अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सेंसस में क्या होता है, आप घर घर जाकर एक एक इंसान के बारे में लेते हैं, जैसे जनगणना वाला जो था वो सेंसस है। तो जनगणना मतलब आप एक एक इंडिविजुअल के बारे में पूछ रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल के बारे में आप नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन सर्वे क्या होता है कि आप है ना एक एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं पूछ रहे, आप एक ग्रुप के बारे में आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्रुप है उसके पॉपुलेशन के बारे में आप, मतलब उसके इंटरेस्ट के बारे में, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे वो होता है हमारा
सर्वे। सर्वे रिसर्च डिज़ाइन जो हमारे 3 टाइप के हैं, क्रॉस सेक्शनल, सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में है, इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी अ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द रिलीवेंट पॉपुलेशन एंड स्टडीड वंस, इट इज़ प्रिडिक्टिव एंड कोरिलेशनल डिज़ाइन। आपने कोई सैंपल लिया लेकिन एक ही बार उसको स्टडी करा है। क्रॉस सेक्शनल हमने शुरू में ही पढ़ा था कि किसी एक पीरियड ऑफ टाइम पे आप अगर 2 जगह से कोई सैंपल उठा के उनकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल। तो जो हमारा क्या हो, स्टडीड वंस, मतलब एक ही बार उसको स्टडी करना है आपको सैंपल को। फिर आता है सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल स्टडी। इन दिस डिज़ाइन मल्टीपल रैंडम सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन एट वन और मोर टाइम्स। दिस डिज़ाइन कैन स्टडी चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन बट नॉट विद इन द इंडिविजुअल। अब क्या है इसमें जो है हमारा मल्टीपल रैंडम सैंपल हम लेंगे पॉपुलेशन में से, मतलब उसकी स्टडी हम एक बार भी कर सकते हैं और 2 बार भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। दिस डिज़ाइन कैन स्टडी चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन बट नॉट विद इन द इंडिविजुअल। अब क्या पॉपुलेशन के बीच में जो है जो स्टडी होगी, इसमें इंडिविजुअल्स के बीच में स्टडी नहीं होगी कि किसी 2 इंडिविजुअल के बीच में स्टडी हुई, ऐसा नहीं है, पूरे पॉपुलेशन के ग्रुप के बीच में स्टडी होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी देखिए, दिस डिज़ाइन टेक मेजर ऑफ द सेम रैंडम सैंपल एट मल्टीपल टाइम पॉइंट। एक ही टाइम पॉइंट पे नहीं करना, किसी को आपने किसी पॉपुलेशन को आपने आज स्टडी कर लिया, फिर किसी पॉपुलेशन को आपने 1 साल बाद स्टडी करा, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। दिस डिज़ाइन मेजर द डिफरेंस विद इन द इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सेज ओवर टाइम। अब मान लीजिए आपने दिल्ली में जाके आपका मतलब एक पॉपुलेशन ले ली, उसमें अलग अलग लोगों का सर्वे करा, ठीक है, फिर आप 1 साल बाद फिर उस पॉइंट पे जाके फिर लोगों का सर्वे करेंगे, तो आपको क्या है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स के जो फ़र्क आया है वो आप देखेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई नई सरकार बनी, कोई नई गवर्नमेंट आई, आपने उस वक्त सर्वे कर दिया उस गवर्नमेंट के लिए, तो दिल्ली में जाके आपने सर्वे करा, मान लीजिए 10 लोगों ने कहा है कि हाँ इस सरकार ने ऐसे 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 काम करा है और ये काम अच्छा शुरू कर रही है। फिर आप 5 साल बाद जब उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए सर्वे करने जाएंगे उसी एरिया में, तो आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो लोगों के अलग मिलेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो उनके रिस्पॉन्सेज जब आप चेंज हो जाते हैं किसी भी टाइम पॉइंट पे, मतलब अलग अलग टाइम पॉइंट पे रिस्पॉन्सेज चेंज होना, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। टूल ऑफ सर्वे क्या हो सकते हैं, क्वेश्चनरी और इंटरव्यू। तो टूल ऑफ सर्वे मतलब आप क्वेश्चन से भी सर्वे कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू लेके भी किसी का सर्वे कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चनरी है सेल्फ कंप्लीशन सर्वे, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरी या फिर हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। सेल्फ कंप्लीशन मतलब आप मेल या ईमेल या इंटरनेट SMS व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह से आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर जो है जो रिस्पॉन्डेंट है मतलब जो आपको रिप्लाई देने वाला है वो एक दूसरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं, फिर उसका आपको वो जवाब भेजे, दैट इज सेल्फ कंप्लीशन सर्वे। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरी मतलब आपने जो है रिस्पोंडेंट को एक साथ बुलाकर फिर आपने उनको एक क्वेश्चन दिया या फिर एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन दिया जिसके ऊपर वो अपना रिप्लाई को लिखेंगे। फिर हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे मतलब आप घर घर जाकर अपना जो है सर्वे के बारे में पूछ सकते हैं या फिर घर घर जाकर आप रिस्पोंडेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज़ हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। इसके बाद आता है टाइप ऑफ सर्वे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ओपन एंडेड और क्लोज रिस्पांस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड मतलब पार्टिसिपेंट फिल द आंसर विद देयर थॉट, मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा और पार्टिसिपेंट जो है अपने आप लिखेंगे आंसर। जैसे आपने पूछा कि आपको कैसा पेन होता है, तो जो पेन के बारे में वो लिखेंगे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, उठता हूँ तब होता है, बैठता हूँ तब होता है, ऐसे करके जो अगर वो आंसर दे रहे हैं अपना, तो दैट इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्या होता है कि आपने पूछा आपको पेन कैसा होता है, फिर आपने नीचे दे दिए उसके ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल नहीं, तो मतलब आपने सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें से एक चीज़ को टिक लगाना है पेशेंट को, तो वो होता हमारा क्लोज रिस्पॉन्स, मतलब वहीं पर वो क्वेश्चन बंद हो गया। लेकिन जब आप ओपन एंड करते हैं, जैसे आपको पेन कैसा होता है तो पेशेंट उसके बारे में सब कुछ बताता है कि मुझे बैठने पे ज़्यादा पेन होता है, मैं सो जाता हूँ तो पेन कम हो जाता है, मैं सुबह उठता हूँ तो पेन ज़्यादा होता है। तो हो गया ओपन एंडेड के आपके जो एक क्वेश्चन है उससे जो है एंड ओपन होते जा रहे हैं, मतलब आगे जो है खुला है पूरा। लेकिन क्लोज एंड क्या है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके बाद वो क्वेश्चन बंद हो गया, बस उसके बाद पेशेंट कुछ नहीं बोल पाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, बस इतना बता देगा कि पेन कैसा है, इन चारों में से आप अपना टिक लगा दीजिए। इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर वर्क्स डायरेक्टली विद द रिस्पोंडेंट, मतलब आप इंटरव्यू ले सकते हैं रिस्पोंडेंट का फेस टू फेस या टेलीफोन पे कि उसको कैसा जो भी आप क्वेश्चन रखना चाहें, पेन के बारे में रखना चाहें, कोई डिसीज़ के बारे में रखना चाहें। फेस टू फेस सर्वे भी वही होता है कि आप रिस्पोंडेंट्स को बुला के फेस टू फेस आप उनसे कोई सवाल पूछें। टेलीफोन सर्वे टेलीफोन करके पूछना। कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू, कंप्यूटर असिस्टेड मतलब कि आपने जो है
कंप्यूटर मतलब आपने जो है उसको कुछ भेजा और तो वो कंप्यूटर पे जो है क्वेश्चन आया, फिर रिस्पोंडेंट जो है उसको कंप्यूटर पे जवाब कर देकर आपको वापस भेजता है। दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार आप कॉल करते हैं फ्लिपकार्ट पे, मान लीजिए आपने कॉल करा, तो फ्लिपकार्ट पे जब आप कॉल करते हैं कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो लास्ट में बोलते हैं कि आपके पास एक फीडबैक के लिए एक लिंक आएगा, उस पर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। तो उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग। मतलब वो आपको टेलीफोन पे बता रहे हैं कि आपके पास एक जो है लिंक आएगा, उस पर आप लिंक को क्लिक करके अपना फीडबैक दे दीजिए। दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग। फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन मेथड। इसमें इंटरव्यूज ड्रॉप ऑफ क्वेश्चन टू बी मेल्ड बैक और रिटर्निंग टू पिक इट अप। मतलब या तो आप मेल कर सकते हैं या फिर इंटरव्यूअर जो है खुद आकर आपके पास जो है अपना रिस्पॉन्स जो लेके चला जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स या टेक्निक्स। इसमें आता है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट डाटा फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए हम कैसे डाटा को कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें फोकस ग्रुप और फिर आता है इन डेप्थ इंटरव्यूज। फोकस ग्रुप में क्या है, फोकस ग्रुप implies a group discussion in order to identify perception, thoughts and impressions of a selected group of people regarding a specific topic of investigation। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक लेकर अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं 6 से 12 लोगों के बीच में, दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। अ फोकस ग्रुप इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल 6 to 12 ब्रॉट टुगेदर फॉर एन इंटरेक्टिव स्पॉन्टेनियस डिस्कशन। डिस्कशन करना किसी भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी चीज़ के ऊपर, दैट इज फोकस ग्रुप। दे आर थ्री फेजेस क्या होते हैं, प्लानिंग द स्टडी, मतलब आप बैठ के स्टडी को प्लान करना, फिर जो फोकस ग्रुप का है उसमें डिस्कशन करना, और फिर एनालाइज या रिपोर्ट करना आपके रिजल्ट को। और इन डेप्थ इंटरव्यू कैसा होता है, ड्यूरिंग द इन डेप्थ इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट एंड द इंटरव्यूअर कंसिडर्स। आप मान लीजिए इन डेप्थ इंटरव्यू है, तो आपको अगर किसी के बारे में जानना है तो आपको कम बोलना पड़ेगा और सामने वाले से ज़्यादा बुलवाना पड़ेगा। मतलब आपको स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा और जो आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसको एज अ एक्सपर्ट आपको मानना पड़ेगा, ताकि वो अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सके, वो अपने आप को पूरा ओपन करके आपको बता सके कि मेरे को ये तकलीफ़ है या फिर मेरे साथ ऐसा है, या फिर जो भी आपके उसके बिहेवियर पैटर्न है उसको आपको एक्सपर्ट समझना पड़ेगा और ख़ुद को स्टूडेंट समझना पड़ेगा इन डेप्थ इंटरव्यू में। इसके बाद टेबल दी गई है पेज नंबर 223 पे। एक बार ये टेबल भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है। जनरल फ्रेमवर्क कैसा होता है, सीक टू कंफर्म हाइपोथेसिस अबाउट फिनोमेना, और क्वालिटेटिव होता है हमारा सीक टू एक्सप्लोर फिनोमेना। क्वांटिटी में देखिए आपके पास डाटा होगा न्यूमेरिकल में, और क्वालिटी मतलब होता है क्वालिटी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको हाइपोथेसिस को कंफर्म करना है किसी भी फिनोमेना के लिए तो क्वांटिटेटिव, और अगर आपको एक्सप्लोर करना है कोई फिनोमेना दैट इज़ क्वालिटेटिव। Instrument use more rigid style of eliciting and categorizing response to question, or instrument use more flexible literative style of eliciting and categorizing response to question। जो इधर क्वांटिटेटिव में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे उनको वो क्या करेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है अच्छे से निकल कर आए, मतलब रिजिड जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, और क्वालिटेटिव में फ्लेक्सिबल कि पेशेंट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन पूछ लिए इस टाइप से। फिर क्वांटिटेटिव में यूज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड सच एज क्वेश्चनर, सर्वे एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव में सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, इन डेप्थ इंटरव्यू हो जाएगा, फोकस ग्रुप या फिर पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन। फिर एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव टू क्वान्टिफाई वेरिएशन, और क्वालिटेटिव में टू डिस्क्राइब वेरिएशन। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बारे में आता है, एक्सप्लोरेशन के बारे में आता है, वो क्वालिटेटिव होता है, और जहाँ पे आपको किसी चीज़ को क्वान्टिफाई करना है, मतलब क्वांटिटी लेनी है, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव। टू प्रेडिक्ट कैजुअल रिलेशनशिप, और इसमें टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन रिलेशन। अब यहाँ पर क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कैजुअल रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में सिर्फ आप डिस्क्राइब करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे अगर रिलेशनशिप निकल भी रही है तो। टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, और टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, टू डिस्क्राइब ग्रुप नॉर्म। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फॉर्मेट जो होगा क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड होगा कि हाँ भाई पेन कैसा हो रहा है इन चारों में से बता दो, और जो क्वालिटेटिव होता है उसमें ओपन एंडेड होता है, मतलब क्वालिटी ऑफ पेन पूरा बताएगा पेशेंट की इस तरीके से और ये हो रहा है। डाटा फॉर्मेट न्यूमेरिकल होगा और उसमें टेक्सचुअल होगा। क्वालिटेटिव में फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडी डिज़ाइन, स्टडी डिज़ाइन इज स्टेबल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। स्टडी डिज़ाइन स्टेबल होता है और वो क्या है पेशेंट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाता है कि हाँ ठीक है आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
पार्टिसिपेंट रेस्पॉन्ड डू नॉट इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन हाउ एंड विच क्वेश्चन रिसर्च आस्क नेक्स्ट। पार्टिसिपेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका रिसर्चर जो है क्वेश्चन क्या पूछेगा। और जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, आपने मान लीजिए पेन के बारे में पूछा, बोला, उसने बोला कि मेरे को तो सोते टाइम पेन ठीक हो जाता है, फिर आप उसके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, जब जब मतलब चलते हो तो ज़्यादा होता है क्या, या फिर सुबह उठते हो तो ज़्यादा होता है क्या, तो वो क्या हो गया हमारा कि आप पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रहे हो। और क्वांटिटेटिव में पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं होते, वो ऑलरेडी डिज़ाइंड होते हैं। Study design is subject to statistical assumptions and condition, or study design is literative, that is data collection and research question are adjusted according to what is learned. तो क्वालिटेटिव में मोस्टली यही होता है कि आप पेशेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और क्वांटिटेटिव में ये होता है कि आपका रिजिड जो होता है, हमारी स्टडी होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, पहले से परफॉर्मेंस जो है वो तैयार होते हैं और इसमें क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर ख़त्म होता है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 12 आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी एग्ज़ाम सब आने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 12 को अच्छे से पढ़ के जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।